गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए। फिर जो है हम आज एनिमल हार्मोन्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम 2 ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला था पिट्यूटरी, जिसको आपने पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या सबसे छोटी एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि कहा। दूसरी ग्रंथि थी पीनियल, जो हमारे सेंटर ऑफ ब्रेन मस्तिष्क के मध्य में स्थित है। इसको हमने 3 नाम से जाना। टेक्निकल गुरु गुड मॉर्निंग सर जी भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शाबाश। उसको हमने 3 नाम से जाना। पहला था ब्रेन की सैंड कहते हैं उसको, सोइल बोल सकते हैं आप, मिट्टी या रेत। ऐसे ही थर्ड आई ऑफ ब्रेन, और ऐसे ही आपने कहा था बायोलॉजिकल क्लॉक। नीतू यादव गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शाबाश। आज हम अगली ग्लैंड की बात करेंगे जो हमारे गले में है, और उसका नाम है, आप कहेंगे सर, थायराइड। क्या नाम है उसका? थायराइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थायराइड, और आप चाहें तो इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आउटू ग्रंथि। ये आप हमेशा ध्यान रखें, थायराइड इंग्लिश का वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं आउटू ग्रंथि। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीजें। देखिए ये हमारे गले में होती है, ठीक है, थ्रोट बोलते हैं गले को। तो गले के अंदर क्या पाई गई है? आप कहेंगे सर थायराइड ग्लैंड है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो शेप होती है वो एच होती है। हम जो एच बनाते हैं वैसी ही शेप होती है आपकी थायराइड की, यानी कि आउटो की। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो या तो ऑप्शन में आउटो मिलेगा या आपको मिलेगा थायराइड। और सबसे छोटी पूछता है तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं हम। दूसरा आप कहेंगे कि सर जो थायराइड होता है उसके अंदर एक हार्मोन निकलता है और उसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। तो आयोडीन कहाँ पर प्रेजेंट होगा? आप कहेंगे सर थायरोक्सिन हार्मोन में होगा, ना कि थायराइड ग्रंथि में। कई बार आप पढ़ने के चक्कर में इसको ऐसा पढ़ जाते हैं कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है। नहीं जी, हार्मोन जो होता है उसके अंदर पाया जाता है, ना कि ग्लैंड्स के अंदर। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो मेटाबॉलिज्म, उपापचय, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का विकास होना, ऐसे आप कहेंगे सर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, यानी कि आपकी जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उन हड्डियों को रिपेयर करने का काम कौन करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। और आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार क्वेश्चन आता है क्या, कि टेम्पो ऑफ लाइफ, कि जीवन का जो क्या है टेम्पो, यानी कि ऑटो किसको कहा जाता है? आप कहेंगे सर थायराइड ग्रंथि को। और हार्मोन पूछता है तो थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये बात आप हमेशा छोटी छोटी याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप कहेंगे सर ये कहाँ पर होती है? गले में उपस्थित है भाई, ये हमारे थ्रोट में है, गले में उपस्थित है। इसकी जो शेप है वो कैसी है भाई? आप कहेंगे सर इसकी जो आकृति है वो आपकी लाइक एच जैसी है भाई। दूसरा कहेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या कहलाती है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अंतःस्रावी ग्रंथि। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंडोक्राइन। ये आप ध्यान से देखें, मैंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो हमेशा हार्मोन्स को निकालती है भाई, जबकि बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होती है
वो हमेशा किसको निकालेगी? आप कहेंगे सर बाह्य स्रावी ग्रंथि हमेशा एंजाइम्स निकालती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा किसको निकालती है? हार्मोन्स को। और हार्मोन्स सीधे आपके ब्लड में स्रावित होंगे, थोड़ी सी मात्रा में थोड़े ब्लड में स्रावित होते हैं, और वो आपकी बॉडी के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो परिवर्तन होते हैं, उसका क्या होते हैं? साइन होते हैं, सूचक होते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं क्या, ये एक ही हार्मोन निकालती है और उसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन के दो टाइप हो सकते हैं, पहला हो सकता है T3 और दूसरा हो सकता है सर T4। ध्यान से देखिएगा। और T3 का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। और T4 का जो नाम होता है वो होता है टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन। तो आप मेनली ये डिफरेंस ध्यान रखें, T4 के लिए टेट्रा बोला जाएगा, T3 के लिए क्या बोला जाएगा? आप कहेंगे सर ट्राई बोला जाएगा। तो आप इसका एक ही काम बता सकते हैं क्या, कि भाई ये जो काम करते हैं इसका एक काम है, और वो कार्य क्या है? एक तो है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं आप? उपापचयी क्रिया। एक होता है भाई डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का विकास करना, मस्तिष्क का विकास करना। इसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं क्या, कि आप कहेंगे सर रिपेयरिंग ऑफ बोन्स, अस्थियों का क्या करना? आप कहेंगे सर अस्थियों का मरम्मत करना। ठीक है जी, ये आप हमेशा ध्यान रखना। और एक आपका होता है जिसका नाम है क्या? आप कहेंगे सर थायरोक्सिन। एक होता है ब्लड प्रेशर, रक्त दाब नियंत्रित करना। ये फंक्शन किसके होते हैं? तो आप हमेशा ध्यान से देखना, ये होता है आपका थायराइड, यानी कि थायरोक्सिन का काम होता है। आप कहेंगे सर इसे किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर इसे टेम्पो ऑफ लाइफ। ये हमेशा ध्यान रखिए, टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन का जो ऑटो है वो किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को कहते हैं, टेम्पो ऑफ लाइफ। एंड दूसरा नाम होता है साइन्यूसोडियल, साइन्यूसोडियल। और साइन्यूसोडियल का मतलब होता है कि अपने आप में ही विकसित होकर मानव जीवन को नियंत्रित करते रहना, मानव जीवन को लगातार आगे बढ़ाना, साइन्यूसोडियल मीनिंग होता है, कहा जाता है भाई। दूसरा आप कहेंगे क्या, कि भाई इस थायरोक्सिन के अंदर आप कहेंगे सर इसमें और क्या होता है? आप कहेंगे आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो आयोडीन उपस्थित होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर होता है, ये इसका डिफरेंस है जी। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार आयोडीन की कमी या अधिकता से शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाता है, और उस रोग को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्या कहेंगे कि अगर हम ये बोलते हैं भाई कि थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर एक होता है जिसका नाम है क्रेटिनिज्म। ध्यान से देखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर बताते हैं इसका कैसे क्या है। शाबाश। तो एक बार देखिएगा। हाँ भाई, अगर मैं ये कह दूं क्या, आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? चाइल्डहुड की। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि किस में रोग बताया जा रहा है? बच्चों में, और उसका नाम होता है क्रिटिनिज्म। ध्यान से देखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। और क्रिटिनिज्म जो रोग होता है उसके लक्षण क्या है? तो आप कहेंगे बच्चों के अंदर जो है वो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो शरीर का क्या हो जाना? ताप बढ़ना। ये किसके लक्षण होते हैं? क्रिटिनिज्म के। ये आप हमेशा ध्यान रखें।
इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किसकी, आप कहेंगे सर मेंटली डेवलपमेंट, और मेंटली डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो मानसिक विकास है उसका रुक जाना। तो मानसिक विकास रुकना ये दूसरा लक्षण है क्रेटिनिज्म का। मानसिक विकास रुकना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, और ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर रिप्रोडक्शन डिसीजेज, यानी कि जनन प्रभावित होना। इन तीनों के लक्षण को आप क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर जो लोग या जिन बच्चों में आयोडीन की कमी होती है उन लोगों को जब वो वयस्क एडल्ट में बदलते हैं तो जनन संबंधित परेशानियां हो सकती है। उनकी बॉडी अक्सर क्या है गर्म मिलती है, आपकी नॉर्मल मिलेगी तो हम कहेंगे भाई इसका शरीर क्या है कि और इंसानों से ज़्यादा क्या है गर्म रहता है। या मानसिक विकास कम होना, यानी कि उसको हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बात को देर से समझना या किसी का जवाब जो है वो तरीके से ना दे पाना, ये किसके लक्षण हो सकते हैं, क्रिएटिनिज्म के लक्षण हो सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें। और ये क्या है, आयोडीन की कमी से बचपन में या बच्चों में होने वाला रोग का नाम है। दूसरा आप कह सकते हैं क्या कि भाई ये या इसकी कमी से और बताया चले कि और कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर एक होता है घींगा, और घींगा जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। ध्यान से देखिएगा, एक रोग और होता है आयोडीन की कमी से, ये है घेंगा और ये गोइटर। लेकिन बेटा ये बच्चों में ना होकर ये किस में होता है, एडल्ट में होता है, वयस्क में। तो हम कहेंगे सर वयस्क में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा घेंगा या गोइटर रोग। तो घेंगा या गोइटर का मतलब होता है कान से संबंधित रोग। ये किस में होता है, एडल्ट में, वयस्क में। जबकि बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्रिएटिनिज्म रोग, जिसमें शरीर का तापमान बढ़ना, जनन प्रभावित होना या मानसिक विकास का रुक जाना, ये आपके लक्षण क्या है इसमें शामिल होते हैं। भाई गिरीश कुमार गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शाबाश। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और क्या करेगा, और देखिएगा कि हमारा जो क्या होता है, आप कहेंगे सर ये जो थायराइड ग्लैंड है, ध्यान से देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके साथ साथ एक तो हार्मोन निकाल दिया थायरोक्सिन, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके साथ साथ एक हार्मोन और स्रावित करता है और उसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कल को ये कहूँ कि भाई और बताइए थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, तो अगर आपको ऑप्शन में क्या ना दे, थायरोक्सिन ना दे, तो आपको ये ऑप्शन में दे सकता है कैल्सीटोनिन। तो आप ये कहेंगे ये कैल्सीटोनिन हार्मोन भी निकालती है। ये हमेशा ध्यान रखें, कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालती है भाई, भी निकालती है। और इसका जो मेन फंक्शन है, तो नाम से पता चल रहा है, कैल्सी का मतलब होता है कैल्शियम। कैल्सी का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर कैल्शियम है। और ये क्या करता है, इसका कार्य देखिए कि अपना जो ब्लड होता है यानी कि रक्त, तो रक्त में क्या करना, आप कहेंगे सर रक्त में कैल्शियम लेवल को सबट्रैक्ट करना, केवल घटाना होता है, बढ़ाना कभी नहीं होता। तो आप यही कहेंगे कैल्शियम का जो लेवल है यानी कि कैल्शियम का जो स्तर होता है उसको घटाने का काम कौन करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन करता है। और ये कौन सी ग्रंथि से बाहर निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे के पार्ट की ओर बढ़ते हैं। शाबाश, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं अगले पार्ट की, और उसका नाम है पैराथायराइड। ध्यान से देखिएगा, पैराथायराइड। जल्दी से एक मुझे आंसर बताइए अगर आप जानते हैं तो, और मुझे उम्मीद है आप जानते हैं क्योंकि आप जो हैं
पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बता सकते हैं हमें कि भाई जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो टोटल कितने नंबर में होती है। शाबाश। टोटल नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, शाबाश बताइएगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे पैराथायराइड, और पैराथायराइड को हिंदी में बोलते हैं भाई पैरा आउटू। तो इसकी संख्या बतानी है कि मानव शरीर में कितनी होती है। शाबाश। पैराथायराइड पैरा आउटू। सर डेली क्लास के बाद वीडियो को प्लेलिस्ट पर डाल दिया करो, कल वाले नोट्स नहीं हुए हैं सर। भाई ग्रीस बिल्कुल आपकी जो क्लास है उसको जल्दी प्ले लिस्ट में अभी डाल देंगे। इस क्लास के बाद आपको हुई है सुविधा के लिए हमें बहुत खेद है, ठीक है। हम माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि आपका काम जो है वो पेंडिंग रह गया। देखो काम पेंडिंग नहीं रखना है किसी को भी, ये बात सिर्फ ग्रीस की नहीं है, सभी जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं या खुद से तैयारी करने हैं, आज का काम आज ही करना है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं भाई। ये है पैराथायराइड। तो आप देखिएगा भाई कितनी होती है इसकी संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। शाबाश। चलिए पैराथायराइड ग्लैंड देख लीजिए, इसकी जो संख्या है पहले तो यही देख लो, इसकी जो संख्या है वो हमेशा होती है 4। ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई पैराथायराइड जो है या पैरा आउटू जो ग्रंथि है उसकी संख्या टोटल होती है 4, और ये जो 4 है ये हमारी नेक यानी कि गर्दन में होती है, इस हिस्से में बोलते हैं नेक, गर्दन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं क्या ये ग्रंथि कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर ये ग्रंथि हमारी गर्दन में होती है, नेक में, हमारी गर्दन में होती है भाई, ये आप हमेशा ध्यान रखें। और इसका मेन फंक्शन क्या है इस ग्रंथि का, ये और समझ ले। इस ग्रंथि का एक ही कार्य है क्या, कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकला, आप कहेंगे सर थायराइड ग्रंथि से निकला। और थायराइड उस कैल्सिटोनिन को, जो कैल्शियम था ना, उस कैल्शियम को हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर रेगुलेट कराना। तो आप कहेंगे इसका कार्य क्या है, आप कहेंगे सर कैल्शियम, और कैल्शियम अपने आप में क्या है, मिनरल यानी कि खनिज तत्व। तो कैल्शियम खनिज तत्व को शरीर में क्या कराना, आप कहेंगे सर रेगुलेट कराना, ठीक है भाई, शरीर में क्या कराना, रेगुलेट कराना। ये मेन फंक्शन होता है किसका, आप कहेंगे सर पैराथायराइड पैरा आउटू ग्रंथि का होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहता हूं क्या कि भाई ये कौन कौन सा हार्मोन निकालता है, तो एक बात देखिएगा, ये पैराथायरोक्सिन नाम से ही है, पैराथायरोक्सिन, और हम इसको पैराथायरोक्सिन, और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पी पैराथायरोक्सिन, टी पैराथायरोक्सिन हार्मोन, पीटीएच भी बोल सकते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो पीटीएच हार्मोन है पैराथायरोक्सिन हार्मोन में, ऐसे मैंने लिखा था थायरोक्सिन, और आप चाहें तो थायरोक्सिन का शॉर्ट नाम क्या देख सकते हैं, तो आप उसको TSH भी दे सकते हैं, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कई बार आप हिंदी में जानते हैं तो इसका शॉर्ट नाम TSH भी लिख सकते हैं। सिमिलरली पैराथायरोक्सिन को हम PTH में भी डाल सकते हैं। हार्मोन स्रावित करती है भाई, और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये आप देख ले करता है। तो आप कहेंगे सर पैराथायरोक्सिन का वही फंक्शन होता है जैसा हमारा विटामिन डी। बेटा एक बात ध्यान समझ लो, विटामिन डी का क्या काम था, तो आप कहेंगे सर विटामिन डी का काम था हड्डियों से संबंधित रोग में जिसका नाम था रिकेट्स, उस रिकेट्स को बचाता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। तो आप कहेंगे सर इसका कार्य, इसका जो फंक्शन है वो किसकी तरह होता है,
विटामिन डी की तरह होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, की तरह है। दूसरा आप कहेंगे ये जो अपना क्या होता है, बोन होता है, अस्थियां, हड्डियां, और जो आपका क्या होता है, आप कहेंगे सर ब्लड, रक्त। तो हड्डियां और ब्लड, रक्त में किसका लेवल, आप कहेंगे सर कैल्शियम फास्फेट। ये आप हमेशा ध्यान रखें, कैल्शियम फास्फेट स्तर नियंत्रित करना, या स्तर नियंत्रित करना, लेवल कंट्रोल करना, ये किसका काम होता है, आप कहेंगे सर ये काम होता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन का। भाई इसका कार्य विटामिन डी की तरह है, और विटामिन डी जो होता है वो हमारी बोन्स में, हड्डियों में, और आपके जो ब्लड है उसमें कैल्शियम फास्फेट CaPO4 उसका स्तर क्या करता है, कंट्रोल करता है। और आप कहेंगे सर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कमी से एक ही रोग होता है, और उसका नाम होता है टिटेनी। ध्यान रखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाई टिटेनी जो है एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलने वाला रोग है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है टिटेनी, और उसका नाम होता है साल्मोनेला टिटेनी या बेसिलस टिटेनी। कई बार हम उसको बेसिलस टिटेनी बोलते हैं। तो टिटनेस जो है ये वहां से आया है, टिटनेस जो है ये वहां से वर्ड निकला है टिटेनी। तो ध्यान रखिए ये हार्मोन है, और वहां पे वो क्या है, आप कहेंगे सर इन्फेक्शन, संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग जीवाणु से, विषाणु से, कवक से और प्रोटोजोआ से फैलते हैं। लेकिन अगर हार्मोन पूछ ले कि कौन सा हार्मोन टिटेनी रोग का कारक होता है, तो आप कहेंगे सर पैराथायरोक्सिन, या आपको इसको PTH भी बोल सकते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें क्या, कि इसका फंक्शन वही होता है जो विटामिन डी का होता है। ये बोन्स में, हड्डियों में और रक्त में कैल्शियम फास्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी रोग हो जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं एक चाय की चुस्की ले लेता हूं। शाबाश। ठीक है बेटा, सर रिपीट करना विटामिन डी की बात। देखिए गिरीश कुमार, हम कह रहे हैं कि भाई जो आपका विटामिन डी है, तो अगर मैं इसको विटामिन डी ही कह देता तो इसका एक ही काम हो जाता, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, लेकिन वो हड्डियों से संबंधित है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विटामिन डी की तरह काम करता है, यानी कि विटामिन जो है ये तो डी है, लेकिन आपका ये हार्मोन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्व हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, बस उसका लेवल एक जगह कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन विटामिन डी जो होता है वो आपका क्या करता है, आप कहेंगे सर सूखा रोग, रिकेट्स, यानी कि अगर हड्डियां मुलायम हो रही है या उसमें टूट फूट हो रही है उसको रोकने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन है कि हड्डियों को जो मिनरल या जो खनिज मजबूती देता है उसको उसी लेवल में नियंत्रित करना या लगातार उसी में बनाए रखना, ये काम होता है पैराथायरोक्सिन का। और हम कह सकते हैं कि पैराथायरोक्सिन से अगर ये लेवल आपका कंट्रोल है तो हड्डियों में मजबूती रहेगी, और अगर इसकी कमी आ जाए तो ये सेम हड्डियां मुलायम हो जाएगी, वही आपकी टूट फूट होने लगेगी। तो हम कहेंगे उस रोग को बोलते हैं टिटेनी, और इसका पूरा नाम होता है टिटनेस। और ये टिटेनी तो एक तरह से जीवाणु है, ये बात ध्यान रखना। बेसिलस टिटेनी जो होता है वो हमेशा क्या है, आप कहेंगे सर टिटनेस रोग, यानी कि जो जीवाणु से फैलता है। लेकिन ये आपका यहाँ पर किसका फंक्शन है, थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है आपकी थाइमस ग्लैंड, ध्यान से देखिएगा, थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई थाइमस ग्रंथि। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई थाइमस ग्लैंड कहां पर होती है, तो आप जनरली जवाब देंगे सर ये हमारे मतलब चेस्ट में होती है, छाती में होती है। लेकिन आप अगर कल को ये पूछ ले कि भाई छाती के नीचे वाले हिस्से में या अपर वाले हिस्से में, तो आप हमेशा इसका जवाब देंगे एंटीरियर, यानी कि अग्रभाग में है। हाँ ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये सीने के यानी कि चेस्ट के अग्रभाग, और अग्रभाग को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर। ये आप हमेशा ध्यान रखें, एंटीरियर आगे वाले भाग में है, भाग में है। ठीक है भाई। इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए, इसे प्रतिरक्षा, आराम से सोचिएगा कि मैंने इसको ये नाम क्यों दिया, प्रतिरक्षा ग्रंथि। और प्रतिरक्षा ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी ग्लैंड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इनके उपनाम है, दूसरे नाम है जो इस तरह का फंक्शन करती है, तो प्रतिरक्षा ग्रंथि या एंटीबॉडी ग्लैंड कहते हैं। अब मुझे आप में से कोई बताइए कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है? शाबाश, गिरीश कुमार, अनिल राव, विकास यादव, टेक्निकल गुरु नीतू यादव, शाबाश। मुझे एक बार बताइए कि ये प्रतिरक्षा ग्रंथि थाइमस को ही क्यों कहा गया? शाबाश, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। तो देखिएगा भाई, एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि शरीर में आपकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना, इम्यूनो पावर को इंक्रीज करना, ये काम होता है प्रतिरक्षा का। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी WBC जो है उसमें एक नाम आया था लिम्फोसाइट WBC, और जब लिम्फोसाइट WBC को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक आपकी थी बीटा सेल और एक होती है टी सेल। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं टी सेल का मतलब है, टी का मतलब ही थाइमस है, ये बात ध्यान रखें। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं क्या कि इसका कार्य क्या है, तो आप कहेंगे सर ये लिम्फोसाइट WBC। ये एक बात देखिएगा, लिम्फोसाइट WBC में टी सेल विकसित करती है, विकसित करती है भाई, तथा इम्यूनो पावर, यानी कि आपकी जो प्रतिरक्षा क्षमता है या प्रतिरोधक क्षमता है आपकी, बढ़ाती है भाई। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन गया इसके ऊपर, लिम्फोसाइट WBC के ऊपर। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बॉडी का पुलिसमैन, यानी कि जो पुलिसमैन है वो किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसे शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है भाई, शरीर का पुलिसमैन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एक ऐसी WBC का नाम बताएं जो पुलिसमैन का काम करती है। तो पुलिसमैन का काम होता है हमें बचाना, तो भाई शरीर को रोगों से कौन बचाती है? लिम्फोसाइट WBC। ज्यादा डिटेल में पूछ ले तो आप कहेंगे सर कौन सी सेल, बीटा या टी सेल, तो आपका आंसर हो जाएगा टी सेल। तो टी सेल लिम्फोसाइट WBC में डेवलप होती है और उसको डेवलप करने का काम करती है थाइमस ग्लैंड, और जब ये डेवलप हो जाती है तो उससे शरीर की इम्यूनो पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और ऐसा होने पर ही इसको किस नाम से जाना जाता है? एंटीबॉडी ग्लैंड, यानी कि प्रतिरक्षा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है इम्यूनो ग्लैंड। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये काम होता है किसका, आप कहेंगे सर ये काम होता है आपका थाइमस ग्लैंड का। वेरी गुड। कई बार छाती ना लिखा है, लंग्स लिखा जाता है, तो आप कह सकते हैं या दोनों लंग्स के बीच में, ये भी कह सकते हैं दोनों लंग्स फेफड़ों के बीच में होती है, ये भी कह सकते हैं आप। और अगर थान यानी कि चेस्ट पूछते हैं तो उसका अपर एंटीरियर, अग्रभाग का मतलब होता है अपर एंटीरियर, ऊपर का जो भाग होता है ना अपर एंटीरियर, उसमें हम इसको लिख सकते हैं। शाबाश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब आता है आपका चेस्ट तक हमारा काम हो गया है। अब नीचे की ओर चलेंगे और नीचे आता है पैनक्रियास। और पैनक्रियास का मतलब होता है, आप कहेंगे सर अग्नाशय। भाई एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं गिरीश कुमार, एक क्वेश्चन मैं आपसे छोटा सा पूछ सकता हूं सभी से जो लाइव हैं। मुझे एक बताइए कि मानव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र में एक ऐसा अंग है जो ना तो किसी भी तरह की ग्लैंड नहीं है, मानव पाचन तंत्र में ऐसा अंग जो किसी तरह की कोई ग्रंथि नहीं होता। आप आंसर दीजिए। शाबाश। कौन सा भाग है वो, सोचने पर मजबूर कर दिया आपको, और उम्मीद है आप इसका जवाब दे पाएंगे। शाबाश शाबाश। भाई पाचन तंत्र में एक ऐसे ऑर्गन, एक ऐसे अंग का नाम बताना है जो आपका किसी प्रकार की ग्लैंड नहीं कहलाता, ना तो वो एंडोक्राइन कहलाएगा ना वो एक्सोक्राइन कहलाएगा, अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी नहीं है। सर सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है क्या? नीतू अभी इसको अपडेट कर देंगे ये क्लास के बाद, आप इसको ना 1 बजे के बाद। गिरीश कुमार ऑप्शन दो सर। चलिए आपके ऑप्शन पे काम करते हैं हम। वेरी गुड, मांग लिया करो ऑप्शन। तो पहला है स्टोमक, आमाशय। दूसरा है आपका टेस्टिस, वृषण। तीसरा है ओवेरी, अंडाशय। और चौथा नाम होता है ओसोपेगस, और ओसोपेगस को बोलते हैं हम क्या, ग्रास नली। शाबाश। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, आप तो सही जवाब देना चाहिए। ऑप्शन का मतलब है सही जवाब। शाबाश। फिर से क्वेश्चन सुन सकते हैं आप कि मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा अंग है जो किसी प्रकार की ग्लैंड यानी कि ग्रंथि नहीं कहलाता। ये 4 ऑप्शंस हैं। अब आप जवाब दीजिए। शाबाश। प्लेलिस्ट को अभी बैठकर इस क्लास के बाद जो है अपडेट कर दिया जाएगा और आप इसको 1 बजे के बाद देख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ। शाबाश। गिरीश, नीतू, अनिल, विकास, टेक्निकल गुरु, शाबाश। बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन है आपके पास, इसको बोलते हैं स्टोमक, इसको बोलते हैं टेस्टिस, इसको बोलते हैं ओवेरी, और इसको बोलते हैं ओसोपेगस। वेरी गुड। अग्नाशय की बात करें तो देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि को इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना भाई, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं है। तो आपका आंसर होगा पैनक्रियास। गिरीश कुमार, वृषण। गिरीश कुमार ये कैसा जवाब हुआ? इससे पहले की जो क्लास हुई है पार्ट ए या पार्ट बी, उसके अंदर देखो वृषण तो भाई सबसे छोटी मिक्स्ड ग्लैंड लिखवा रखी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ऐसी बताइए जो है ही नहीं, कैसी भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी ग्लैंड हो गई।
सबसे छोटी मिक्स्ड ग्लैंड का नाम है टेस्टिस। ये आंसर नहीं होगा आपका गिरीश कुमार। यकृत के बाद, लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि या अंग, और वो भी कैसा, इंटरनल। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आंतरिक। भाई लीवर के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी इंटरनल ग्लैंड या अंग पूछता है तो आपका आंसर होगा पैनक्रियास। लेकिन वो सबसे बड़ी मिश्रित पूछ ले तो आपका फिर भी आंसर क्या होगा, अग्नाशय। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि वो सबसे बड़ी पूछ रहा है मिश्रित ग्रंथि, या आपको क्वेश्चन में देखना है कि सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि या अंग पूछ रहा है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। भाई इसका वजन कितना होता है, बहुत कम होता है ये। इसका जो वजन है या जो भार है, वेट, वो आपका 50 से लेकर 90 ग्राम का होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, 50 से लेकर 90 ग्राम का होता है। तो भाई इसका आंसर गिरीश हो जाएगा स्टोमक, आमाशय। ध्यान से देखो भाई, मानव पाचन तंत्र का ऐसा भाग जो किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, स्टोमक। आमाशय ना तो एंडोक्राइन है ना एक्सोक्राइन है, लेकिन फिर भी ये गैस्ट्रिक जूस जो है इस पर प्रेजेंट होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अग्नाशय का रंग होता है आपका हल्का पीला, येलो कलर होता है पैनक्रियास। दूसरा आप कहेंगे इस पर क्या क्या होता है, आप कहेंगे सर लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीप, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस उपस्थित होता है भाई, उपस्थित है, जिसमें 3 सेल निकलती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें 3 सेल निकलती है। अल्फा सेल, दूसरी सेल का नाम होता है बीटा सेल, और तीसरी सेल का नाम होता है टी सेल, सॉरी गामा। ये गामा है भाई। अल्फा, बीटा और गामा सेल जो है आपकी, वो लैंगरहैंस द्वीप पर होती है। और लैंगरहैंस द्वीप किसको कहते हैं भाई, आप कहेंगे सर ये अग्नाशय का ऐसा भाग है, एक पैनक्रियाज का ऐसा भाग है, सॉरी ये मिटा दिया, मानव शरीर की सबसे बड़ी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पैनक्रियाज है, शाबाश। शाबाश भाई। कल को अगर आ जाए कि अल्फा, बीटा और गामा सेल किस भाग पर पाई जाती है, आप कहेंगे सर लैंगरहैंस पर पाई जाती है। और ये लैंगरहैंस कहाँ पर होता है, आप कहेंगे सर पैनक्रियाज, अग्नाशय पर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन राइज होता है बहुत अच्छा कि भाई अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा, बीटा से कौन सा निकलेगा, और आप कहेंगे सर गामा से कौन सा निकलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अल्फा से जो निकलता है वो निकलता है ग्लूकागोन। चलिए बात कर लेते हैं। अल्फा सेल से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। और ये अपने आप में क्या है, एक प्रोटीन है। और जो चीज प्रोटीन से बन जाए वो क्या होती है, एंजाइम्स। सभी एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ये बात ध्यान रखिएगा। ग्लूकागोन प्रोटीन निकलता है, यानी कि एंजाइम है, ये निकलता है, जो क्या काम करेगा, आप कहेंगे सर रक्त शर्करा। और ब्लड शुगर किसको बोलते हैं आप, शाबाश, ब्लड शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को। हमारे ब्लड में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज। तो रक्त शर्करा ग्लूकोज को बढ़ाता है ये।
तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगा, ये लेवल बढ़ाएगा, केवल और केवल बढ़ाता है भाई, ठीक है। और इसकी अधिकता से हमें डायबिटीज हो जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई किस की अधिकता से शरीर में डायबिटीज हो जाती है, तो डायबिटीज को बढ़ाने वाला है कौन सा, ग्लूकागोन, क्योंकि ये ब्लड में केवल क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ये बात बहुत फैक्ट है। कई बार हम इंसुलिन रट लेते हैं, अब इंसुलिन का फर्क देख लीजिए क्या होता है, ये बात ध्यान से समझिए। अगला पॉइंट है कि बीटा सेल से एक हार्मोन निकलेगा और उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन निकलता है भाई, और ये क्या काम करेगा, आप कहेंगे सर जो रक्त शर्करा, और फिर रक्त शर्करा किसको कह देंगे, आप कहेंगे सर ग्लूकोज का स्तर क्या करता है, आप कहेंगे सर घटाता है। यहाँ पे बहुत फैक्ट है ये कि ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम कौन करेगा, इंसुलिन हार्मोन, जबकि भाई ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता कौन है, ग्लूकागोन। तो किसकी अधिकता से डायबिटीज होगी, आप कहेंगे सर ग्लूकागोन की अधिकता से डायबिटीज होती है। जबकि अगर मैं ये कह दूं क्या, इसकी कमी से क्या होता है, आप कहेंगे सर डायबिटीज, और डायबिटीज को क्या बोलते हैं आप कहेंगे सर मधुमेह, ये इसका हिंदी में नाम है, रोग हो जाता है। तो अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अगर कल को क्वेश्चन आता है कि किस हार्मोन की कमी से, तो आपका आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। और अगर मैं ये कह दूं किस प्रोटीन की अधिकता से, या किस एंजाइम्स या किस हार्मोन की वजह से, तो ग्लूकोन की अधिकता से भी क्या रोग होता है, डायबिटीज होता है। ये आप फैक्ट हमेशा ध्यान रखें। एक ग्लूकागोन हो गया, एक आपका इंसुलिन हो गया, और एक सेल और बच गई, वो है गामा सेल। और गामा सेल से कौन सा निकलेगा, आप कहेंगे सर सोमैटोस्टेनिन। क्या नाम है भाई उसका, सोमैटोस्टेनिन। ये आप हमेशा ध्यान रखें, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन निकलता है जो फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है भाई, शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये आपके एक एक सेल से निकलने वाले हार्मोन, प्रोटीन या एंजाइम्स, ये आप ध्यान से देखें, ठीक है भाई, आराम से देख लीजिएगा। एक एक अल्फा से कौन सा निकलता है, बीटा से कौन सा निकलता है। शाबाश, एक एक चीज आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा क्या है ये, ठीक है भाई। इंसुलिन हमेशा लेवल को घटाता है, जबकि ग्लूकोज हमेशा उस चीज को बढ़ाता है। अब एक बात मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि भाई कई बार ये आता है कि भाई इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे सर क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है भाई। ये क्या है आपका, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करेगा, और जो चीज दोनों की तरह काम करे उसी को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो एक बात आप हमेशा इस बात को समझ लें, अब एक बात देखिए भाई, मैंने कहा अग्नाशय एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, और अभी बताया कि मिश्रित ग्रंथि दो चीजों से मिलकर बनी होगी, एक आपकी एंडोक्राइन अंतःस्रावी, और एक होती है एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी। और जो दोनों की तरह काम करे
उसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अब कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई अग्नाशय का कौन सा भाग बड़ा या छोटा है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका हमेशा जो कैपिटल यानी कि बड़ा लार्ज भाग होता है वो अंतःस्रावी, और जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी। ठीक है भाई, अंतःस्रावी भाग से हमेशा हार्मोन निकलते हैं, जबकि बाह्यस्रावी भाग से हमेशा एंजाइम्स निकलते हैं। और एक बात देख लीजिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप कहेंगे सर डायबिटीज। और कल को इसी को घुमा दो क्या कि भाई इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, अब तो डायबिटीज नहीं करेंगे ना, तो इंसुलिन की अधिकता से एक रोग होता है और उस रोग का नाम मैं लिख रहा हूं क्या, आप कहेंगे सर हाइपोग्लाइकोसीमिया। इसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइकोसीमिया। ये आप हमेशा ध्यान रख लें, ये इंसुलिन की क्या है अधिकता से होने वाला रोग है, और कमी से पूछता है तो डायबिटीज। ऐसे मैं कह दूं भाई ग्लूकागोन की अधिकता से बताइए, तो भी आपका आंसर क्या होगा, डायबिटीज ही होगा। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है जी, जहां पर एंजाइम होता है वो निकलता है कहां से, बाह्यस्रावी से। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अग्नाशय से क्या निकलता है, पैनक्रेटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस कहां से निकलेगा, आप कहेंगे सर अग्नाशय रस हमेशा बाह्यस्रावी से निकलेगा, जबकि आपके हार्मोन्स कहां से निकलेंगे, अंतःस्रावी एंडोक्राइन से निकलेगा। ये बात ध्यान रखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शाबाश। अब इसमें एक बचता है एड्रिनल, एक बचती है आपकी टेस्टिस, और एक बचती है आपकी जिसका नाम है ओवेरी। तो मैं एक पार्ट और करवा देता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद जो हार्मोन बचेंगे, जैसे ही आपके एनिमल खत्म होंगे फिर हम प्लांट हार्मोन को डिस्कस करेंगे और हार्मोन का टॉपिक यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी क्लास चल रही है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे, और उसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब एक लास्ट पढ़ लेते हैं जिसका नाम है टेस्टिस। इसको हम टेस्टिकल्स भी बोल सकते हैं भाई, टेस्टिकल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं वृषण। ये देख लीजिए, भाई अगर पूछ ले कि मानव शरीर में सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि का नाम बताएं, मिक्स्ड ग्लैंड, तो सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, आप कहेंगे सर टेस्टिस होती है, जो मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा आप कह सकते हैं इसका एक ही काम होता है क्या, एक वर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसका मीनिंग होता है भाई शुक्र जनन अभिक्रिया या शुक्र जनन क्रियाएं होती हैं। और शुक्र जनन क्रियाओं का मतलब ये होता है कि ये आपकी जर्मिनल सेल, और जर्मिनल को बोलते हैं भाई क्या, शुक्र कोशिकाएं। तो मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि इसका काम क्या है, तो आप कहेंगे सर टेस्टिस का एक ही काम होता है स्पर्म, और स्पर्म को क्या बोल सकते हैं आप, शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण करना ये मेन फंक्शन होता है किसका, आप कहेंगे सर टेस्टिस का, वृषण का। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस के अंदर वो आपका 2.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, आप कहेंगे सर कम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ क्या,
34 डिग्री से लेकर सेल्सियस ताप से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म को जीवित रहने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है। ठीक है भाई। दूसरा आप कहेंगे सर और क्या काम है, और ये काम है इसका प्रजनन क्षमता विकसित करना। दूसरा आप कहेंगे सर जो दाढ़ी के बाल उगना, मूंछ और इसके, एक होता है आपका आर्मपिट्स, और आर्मपिट्स का मतलब होता है कांख। ठीक है भाई, कांख में बाल आना, बाल आना। ऐसे ही होता है साउंड पिच। ठीक है भाई, पिच की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं तारतव, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लड़कों की आवाज़ जो है वो लड़कियों से मोटी है, तो आवाज़ में जो पिच होता है वो लड़कों का कम होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है, क्योंकि उसका पिच ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरह से हम कह सकते हैं और क्या हो सकते हैं इसके, आप कहेंगे सर स्पर्म बनना, शुक्राणु बनना, ये सारे काम होते हैं टेस्टिस के, और ये एक ही निकालता है। आप इसको दो नाम से बोल सकते हैं, एंड्रोजन्स भी कह सकते हैं और इसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो या आपका एंड्रोजन्स हार्मोन हो, ये स्रावित करती है टेस्टिस। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा, चाहे एंड्रोजन्स बोल दो, एक होता है एस्ट्रोजन, वो फीमेल में होता है, ये एंड्रोजन्स है। तो एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन केवल और केवल टेस्टिस से निकलता है, वृषण से निकलता है, और इसका एक ही काम है, ये सारा बता दिया, स्पर्म बनाना, आवाज़ में परिवर्तन करना, और जो लड़कों के शोल्डर होते हैं वो लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़े होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है भाई, शरीर पर बाल आना, ये सब ये इसी को कहते हैं भाई। और हमेशा टेस्टिस ग्लैंड जो है यहाँ पर, और समझ लीजिएगा, टेस्टिस ग्लैंड जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है भाई, यानी कि जोड़े के रूप में ये। और कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या कि भाई मानव जो है, लड़का जो है, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग किसको कहा गया है, तो प्राथमिक जनन अंग, लेकिन किस में ये, आप कहेंगे सर केवल मेल में, लड़कों में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसको बोलते हैं, आप कहेंगे सर टेस्टिस को बोलते हैं, वृषण को, जिसका काम होता है शुक्राणु बनाना, जिसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर वेट वगैरह बढ़ाना। ठीक है, प्रजनन क्षमताओं को बढ़ाना, टेस्टिस। तो ध्यान रखिए, हमेशा जोड़े के रूप में होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है जी। और इसी तरह से आप मानव शरीर की सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कह सकते हैं। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन कोशिकाएं या क्रियाएं होती है जो स्पर्म बनाती है, इतना टेम्परेचर मेंटेन रखती है, प्रजनन क्षमता विकसित करती है, शरीर पर बाल, दाढ़ी, मूंछ वगैरह आती है, कांख में बाल आते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स है या आप कह सकते हैं साइन है जब एक आदमी इमैच्योर से मैच्योर स्टेट में आता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इस बात को अब यहीं पर रोकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। भगवान करे आप जल्दी सफल हो अपने मिशन में, जिसने जो सोच रखा है वही बने, कोई और दूसरा पद ना ले। धन्यवाद।